नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को कंपा देगी। यह कहानी है कोलकाता के प्रसिद्ध आरजी कार मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की, जहां की दीवारों में छिपे हैं कई अनसुलझे राज। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। मौन रात्रि। मेरा नाम अंजलि शर्मा है। मैं पिछले 5 सालों से मनोचिकित्सक के तौर पर काम कर रही हूं, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं वह मेरे मेडिकल कॉलेज के दिनों की है, जब मैं आरजी कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता में MBBS की पढ़ाई कर रही थी। वह घटना मुझे आज भी रात में नींद से जगा देती है। साल 2018 की बात है। मैं अपने कोर्स के 3रे वर्ष में थी और हॉस्टल के कमरा नंबर 403 में रहती थी। हमारा गर्ल्स हॉस्टल एक पुरानी बंगाली शैली की इमारत थी, जिसे आजादी से पहले के जमाने में बनाया गया था। यह हॉस्टल कॉलेज के मुख्य भवन से लगभग 500 मीटर की दूरी पर था और इसके चारों ओर घने बरगद के पेड़ थे। कहा जाता था कि ब्रिटिश काल में यह किसी अंग्रेज अफसर का बंगला था, जिसे बाद में कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं के रहने के लिए हॉस्टल में बदल दिया था। हमारे हॉस्टल में कुल 4 मंजिलें थीं और हर मंजिल पर कुल 15 कमरे थे। मेरा कमरा 4थी मंजिल पर था और मैं अपनी दोस्त रीना के साथ रहती थी। हमारे कमरे से हॉस्टल के पीछे स्थित पुराने कब्रिस्तान का नजारा साफ दिखाई देता था। नए छात्रों को हमेशा चेतावनी दी जाती थी कि रात में वहां की ओर न देखें और न ही खिड़की खुली छोड़ें, पर हम तो मेडिकल स्टूडेंट्स थे। हमें इन बातों पर हंसी आती थी। हॉस्टल में एक नियम था कि रात 10 बजे के बाद किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वार्डन सविता मैम बहुत सख्त थीं और नियमों का पालन करवाती थीं, लेकिन हम छात्राएं कभी कभी छुप छुप कर पुराने लिफ्ट के जरिए छत पर जाती थीं और वहां पार्टी करती थीं। वैसे हमारे हॉस्टल के बारे में एक अफवाह बहुत प्रचलित थी। कहा जाता था कि साल 1985 में एक छात्रा मानसी सेन ने अपने प्रेम प्रसंग में असफल होने के कारण हॉस्टल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से कई छात्राओं ने दावा किया था कि उन्होंने रात में 4थी मंजिल के गलियारे में सफेद साड़ी पहने एक लड़की को देखा है, जो रोते हुए यह कहती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मुझे और रीना को भी यह अफवाह पता थी, लेकिन हम दोनों ही इन बातों पर विश्वास नहीं करती थीं। हम वैज्ञानिक सोच रखने वाली छात्राएं थीं और मानती थीं कि ये सब केवल डराने की बातें हैं। लेकिन फिर वह रात आई जिसने हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। दिसंबर का महीना था और सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। अधिकतर छात्राएं अपने घर जाने की तैयारी कर रही थीं। रीना भी अगले दिन अपने घर कटक जाने वाली थी। हमारी फाइनल एग्जाम खत्म हो चुकी थी और हम आराम कर रहे थे। उस दिन कॉलेज में वार्षिक समारोह था, जिसमें हम सभी ने भाग लिया था। समारोह देर रात तक चला और हम हॉस्टल लगभग रात 11 बजे लौटी। हॉस्टल पहुंचते ही हमें एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। रिसेप्शन पर कोई नहीं था और हॉल की लाइटें धीमी थीं। आमतौर पर इस समय भी हॉस्टल में शोर होता था, लेकिन आज सब कुछ अजीब तरह से शांत था। हमने सोचा कि शायद अधिकतर लड़कियां सो गई होंगी या सामान पैक कर रही होंगी। हम सीढ़ियों से 4थी मंजिल तक पहुंचे। लिफ्ट हमेशा की तरह खराब थी। गलियारा अंधेरा था और सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी, वह भी टिमटिमा रही थी। हम अपने कमरे की ओर बढ़े। अचानक हमें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज गलियारे के अंतिम छोर से आ रही थी, जहां आपातकालीन सीढ़ियां थीं। रीना ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अंजलि, क्या तुमने भी वह आवाज सुनी? हाँ, मैंने धीरे से जवाब दिया। कोई रो रहा है, शायद कोई छात्रा परेशान हो। हमने निर्णय लिया कि हमें जाकर देखना चाहिए, शायद किसी को मदद की जरूरत थी। हम धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, आवाज और भी स्पष्ट होती गई। ये एक लड़की का रोना था, लेकिन इसमें कुछ अलग था।
ये एक दर्द भरा रोना नहीं था, बल्कि एक अजीब सा विलाप था जो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। गलियारे के अंत में पहुंचकर हमने देखा कि आपातकालीन सीढ़ियों का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और रोने की आवाज वहीं से आ रही थी। रीना ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि किसी को मदद की जरूरत है। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। वहां अंधेरा था, लेकिन मोबाइल की फ्लैशलाइट से मैंने देखा कि सीढ़ियों पर कोई नहीं था। फिर भी रोने की आवाज ऊपर से आ रही थी, छत की ओर से। अंजलि, चलो वापस चलते हैं, रीना फुसफुसाई। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं नहीं मानी। रीना, हो सकता है कोई मुसीबत में हो। हम डॉक्टर बनने वाले हैं, हमें मदद करनी चाहिए। हम धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हर कदम के साथ रोने की आवाज और भी तेज होती जा रही थी। मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन मैं अपने आप को तर्कसंगत बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। अंत में हम छत के दरवाजे तक पहुंचे। रोने की आवाज अब बहुत स्पष्ट थी और मुझे लगा कि वह ठीक दरवाजे के पीछे से आ रही है। मैंने अपने थरथराते हाथों से दरवाजे को धकेला और वह खुल गया। छत पर चांदनी रात थी। दिसंबर की ठंडी हवा हमारे चेहरे पर लग रही थी। पूरी छत खाली थी, सिवाय एक कोने के जहां एक आकृति दिखाई दे रही थी। एक लड़की सफेद साड़ी में छत के किनारे पर बैठी थी और रो रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और आवाज लगाई, हेलो, क्या आप ठीक हैं? हम आपकी मदद कर सकते हैं। वह लड़की हमारी आवाज सुनकर मुड़ी और जो हमने देखा उससे हमारी सांसें थम गईं। उसका कोई चेहरा नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक धुंधला अंधकार था। रीना चीखी और पीछे की ओर गिर गई। मैं भी चीखना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में ही फंस गई थी। मेरा पूरा शरीर जम गया था। वह आकृति अब हमारी ओर देख रही थी। उसके हाथ में कुछ था, एक डायरी। उसने धीरे से डायरी को हमारी ओर बढ़ाया, जैसे वह चाहती हो कि हम इसे लें। मैं वहीं खड़ी थी, आंखें फटी हुई, जब रीना ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचना शुरू किया। भागो अंजलि, भागो। हम दोनों सीढ़ियों की ओर भागे। दरवाजा खोलने में हमारे हाथ कांप रहे थे। जैसे ही हम गलियारे में पहुंचे और पीछे मुड़कर देखा, हमने उस आकृति को अपने पीछे आते देखा। हवा में तैरते हुए सफेद साड़ी लहराती हुई। कमरे में भागो, मैंने चिल्लाया और हम दोनों अपने कमरे की ओर दौड़े। अपने कमरे में पहुंचकर हमने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और उसके पीछे कुर्सी लगा दी। हम दोनों कांपते हुए बेड पर बैठ गए, एक दूसरे को पकड़े हुए। हमारे दिल इतनी तेजी से धड़क रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वे हमारे सीने से बाहर निकल जाएंगे। कुछ देर बाद हमने महसूस किया कि हमारे कमरे के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। धीरे धीरे दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, टक टक टक। कौन है? रीना ने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। खटखटाने की आवाज बंद हो गई और फिर हमने देखा कि दरवाजे के नीचे से एक पुरानी डायरी सरक कर कमरे में आ गई। वही डायरी जो उस आकृति के हाथ में थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, अपने आंसुओं और डर को छिपाने की कोशिश करते हुए। मैंने हिम्मत जुटाई और उस डायरी को उठाया। उस पर लिखा था, मानसी सेन, 1985। हमारी हालत देखकर तय था कि अब सोना असंभव था। हमने तय किया कि रात को वार्डन के कमरे में ही बिताएंगे। हम जल्दी से अपना कुछ सामान लेकर कमरे से बाहर निकले। गलियारा अब पूरी तरह से शांत था और कहीं भी कोई आकृति नहीं थी। नीचे जाकर हमने वार्डन के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हमें यह भी अजीब लगा, क्योंकि सविता मैम हमेशा अपने कमरे में ही होती थीं। हमने लगातार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंत में हम हॉस्टल के कॉमन रूम में गए, जो हमेशा खुला रहता था। वहां हम काउच पर बैठ गए और एक दूसरे को सांत्वना देने लगे। तभी मेरी नजर उस डायरी पर पड़ी, जो मैं अभी भी पकड़े हुई थी।
मुझे नहीं पता था कि मुझे इसे खोलना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरी जिज्ञासा मेरे डर पर हावी हो गई। मैंने धीरे से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मानसी सेन की डायरी, आरजी, कार मेडिकल कॉलेज, 1985 में। पन्ना पलटने पर मुझे पता चला कि यह एक मेडिकल छात्रा की डायरी थी जो अपने तीसरे वर्ष में थी, ठीक मेरी तरह। डायरी के शुरुआती पन्नों में उसने अपने कॉलेज के अनुभवों के बारे में लिखा था, कक्षाएं, दोस्त और यहां तक कि एक प्रेम प्रसंग भी जो उसके प्रोफेसर डॉ अमित सेठी के साथ था। जैसे जैसे मैंने और पढ़ा, मुझे पता चला कि डॉ सेठी ने मानसी को अपने साथ शादी करने का वादा किया था, लेकिन वास्तव में वह पहले से ही शादीशुदा थे। जब मानसी ने यह बात जानी तो वह टूट गई। डायरी के अंतिम पन्नों ने मुझे हिलाकर रख दिया। उसने लिखा था, आज रात मैं इसे खत्म कर दूंगी। डॉ सेठी ने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मैंने उन्हें चाय में झर मिलाकर दिया है और अब वह मेरे कमरे में बेड पर मरे पड़े हैं। अब जब पुलिस आएगी तो मैं यहां नहीं होंगी, लेकिन मैं वादा करती हूं कि मैं इस हॉस्टल को कभी नहीं छोड़ूंगी। जो भी मेरे कमरा नंबर 403 में रहेगा, मैं उसे भी वही दर्द दूंगी जो मुझे मिला है। मेरा आत्मा यहीं भटकती रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। मैं और रीना दोनों स्तब्ध रह गए। कमरा नंबर 403, हमारा कमरा। अंजलि, क्या तुम्हें याद है कि हमारा कमरा बदलने के लिए हमने कितनी बार वार्डन से गुहार लगाई थी, लेकिन उन्होंने हमेशा मना कर दिया था? रीना ने कांपती आवाज में कहा। हाँ, मुझे याद था। हमें हमेशा अपने कमरे में अजीब अनुभव होते थे। अचानक ठंडा हो जाना, रात में अजीब आवाजें, और कभी कभी ऐसा महसूस होना जैसे कोई हमें देख रहा है। लेकिन हमने हमेशा इन बातों को नजरअंदाज किया था, सोचा था कि यह सिर्फ हमारा वहम है। अचानक हमें बाहर से शोर सुनाई दिया। कोई हॉस्टल में आ रहा था। हम तुरंत बाहर निकले और देखा कि वार्डन सविता मैम हॉस्टल में प्रवेश कर रही थीं। साथ में पुलिस भी थी। अरे, तुम दोनों अभी तक जागे हुए हो? सविता मैम ने हमें देखकर पूछा। मैं अभी रामकृष्ण अस्पताल से आ रही हूँ। एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई थी तो मुझे वहां जाना पड़ा। मैम, हमें कुछ बताना है, मैंने कहा और उन्हें पूरी घटना बताई। सविता मैम ने गंभीरता से हमारी बात सुनी और फिर पुलिस अधिकारियों के साथ छत पर गईं। हम नीचे ही रहे। डर के मारे हम वहां नहीं जा सकते थे। कुछ देर बाद वे सब नीचे आ गए। पुलिस अधिकारी बता रहे थे कि छत पर कोई नहीं था। लेकिन ये डायरी देखें, मैंने कहा और उन्हें डायरी दिखाई। पुलिस अधिकारी ने डायरी को ध्यान से देखा और फिर हमें बताया कि यह स्कूल लाइब्रेरी की एक पुरानी डायरी है जिसे छात्रा मानसी सेन ने 1938 में लिया था, लेकिन कभी वापस नहीं किया। लेकिन इसमें जो लिखा है, रीना ने कहा। पुलिस अधिकारी ने डायरी के पन्ने पलटे और हमें दिखाया कि उसके अंतिम पन्ने पर वह लिखावट नहीं थी जो हमने देखी थी। वहां सिर्फ 12 दिसंबर 1985 की तारीख थी और एक छोटी सी टिप्पणी, आज विश्राम, फाइनल एग्जाम खत्म। मैं और रीना दोनों अचंभित रह गए। हमें नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या हमने जो कुछ भी देखा था वह सिर्फ हमारा वहम था? सविता मैम ने हमें अपने कमरे में रात बिताने का प्रस्ताव दिया और हमने तुरंत स्वीकार कर लिया। अगली सुबह कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ वर्मा ने हमें अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने हमें एक पुरानी फाइल दिखाई जिसमें 1985 के एक मामले के बारे में जानकारी थी। एक प्रोफेसर डॉ अमित सेठी की हॉस्टल के कमरा नंबर 403 में रहस्यमय मौत। जांच में पता चला था कि डॉमडिन सेठी की मौत जहरीली चाय पीने से हुई थी और आरोप एक छात्रा मानसी सेन पर लगा था जिसने उसी रात हॉस्टल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन मानसी के शव को कभी नहीं मिला था। मामले को बंद कर दिया गया था, लेकिन तब से कई छात्राओं ने दावा किया था कि उन्होंने कमरा नंबर 403 में
और हॉस्टल की छत पर अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। डॉ वर्मा ने हमें बताया कि हर साल 12 दिसंबर को मानसी और डॉ सेठी की मृत्यु की तारीख को ऐसी घटनाएं होती हैं, इसलिए उस दिन वे आमतौर पर हॉस्टल खाली करवा देते हैं। लेकिन इस साल वार्षिक समारोह के कारण यह सब भूल गया था। तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो, डॉ वर्मा ने कहा। पिछले 35 सालों में कई छात्राएं जो कमरा नंबर 403 में रही हैं, उन्होंने या तो हॉस्टल छोड़ दिया है या उन्हें मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उस दिन के बाद मैंने और रीना ने कभी भी कमरा नंबर 403 में नहीं रहने का फैसला किया। हम दोनों ने अपना सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया, जो दूसरी मंजिल पर था। लेकिन एक बात मुझे अभी भी परेशान करती है। उस रात जब हम डायरी पढ़ रहे थे, तब हमने जो देखा वह वास्तव में डायरी में लिखा था। लेकिन अगले दिन पुलिस अधिकारी ने जब डायरी देखी तो वह पन्ना अलग था। क्या यह संभव है कि मानसी अभी भी हमारे साथ संवाद करने की कोशिश कर रही है? क्या वह अभी भी न्याय की तलाश में है? मैं अब मनोचिकित्सक हूं और मनोविज्ञान में विशेषज्ञ हूं। मैं जानती हूं कि मानसिक स्थिति कभी कभी हमें ऐसी चीजें देखने और महसूस करने के लिए प्रेरित कर सकती है जो वास्तव में वहां नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आज भी रात में जब अकेली होती हूं तो अपने पीछे किसी की उपस्थिति महसूस करती हूं। और कभी कभी जब मैं अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखती हूं, मुझे एक सफेद साड़ी पहनी आकृति दिखाई देती है जो मुझे देख रही होती है। क्या यह मेरा वहम है या मानसी अभी भी मेरा पीछा कर रही है, इस उम्मीद में कि मैं उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाऊंगी और उसे न्याय मिलेगा? बात उन दिनों की है जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में मनोचिकित्सक के रूप में अपना करियर शुरू किया। मैंने सोचा था कि कोलकाता और आरजी कार मेडिकल कॉलेज से दूर रहकर मैं उस रात की यादों से भी दूर हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर साल 12 दिसंबर को, चाहे मैं कहीं भी रहूं, मुझे रात में कोई जगाता है। एक ठंडा स्पर्श, एक धीमी सांस और एक फुसफुसाहट, मुझे बचा लो, मुझे न्याय दिलाओ। पिछले साल मुझे एक अजीब पेशेंट मिली, प्रिया मुखर्जी। वह 25 साल की थी और उसे बार बार भयानक सपने आते थे। उसके सपनों में हमेशा एक सफेद साड़ी पहनी महिला होती थी जिसका कोई चेहरा नहीं था और जो उसे एक पुरानी डायरी पकड़ाती थी। जब प्रिया ने मुझे ये बताया तो मेरा दिल धड़क उठा। मैंने उससे पूछा कि क्या वह कभी आरजी कार मेडिकल कॉलेज गई है। उसने कहा, नहीं, लेकिन मेरी बड़ी बहन वहां पढ़ती थी। वह 3 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मैंने उससे उसकी बहन का नाम पूछा। पूजा मुखर्जी, उसने जवाब दिया। मुझे पूजा का नाम याद आया। वह मेरी जूनियर थी और वह भी कमरा नंबर 403 में रहती थी, उसी कमरे में जिसे मैंने और रीना ने छोड़ दिया था। पूजा की मौत एक कार दुर्घटना में हुई थी जब वह रात को कॉलेज से घर जा रही थी। मैंने प्रिया से बहुत सारे सवाल पूछे और धीरे धीरे एक डरावनी तस्वीर सामने आई। पूजा ने अपने मरने से पहले प्रिया को बताया था कि उसे हॉस्टल में अजीब अनुभव हो रहे थे। उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है और रात में वह अक्सर एक महिला को अपने कमरे में देखती थी जो उसे एक डायरी पकड़ाने की कोशिश करती थी। प्रिया ने मुझे बताया कि उसकी बहन की मृत्यु के बाद उसे ये सपने आने लगे और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर सपने में वह महिला प्रिया को एक नाम बताती थी, डॉ अंजलि शर्मा। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मानसी मेरा नाम जानती थी, वह प्रिया के सपनों में मेरा नाम क्यों ले रही थी? मैंने प्रिया से अपनी कहानी साझा करने का फैसला किया। वह रात, वह डायरी और मानसी की आत्मा, शायद इससे उसे अपने सपनों को समझने में मदद मिलेगी। जब मैंने अपनी कहानी खत्म की, प्रिया कुछ देर चुप रही और फिर उसने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने मुझे हिलाकर रख दिया।
क्या आपने कभी कॉलेज के अभिलेखागार में जाकर डॉ अमित सेठी और मानसी के बारे में पता लगाने की कोशिश की? मैंने स्वीकार किया कि मैंने ऐसा नहीं किया था। मैं तो बस उस कमरे से और उस कहानी से दूर भागना चाहती थी। तो शायद इसीलिए वह आपके पीछे है, प्रिया ने कहा। शायद वह चाहती है कि आप सच्चाई का पता लगाएं। प्रिया के शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। क्या वह सही थी? क्या मानसी मुझसे कुछ चाहती थी? मैंने एक गहरी सांस ली और एक कठिन निर्णय लिया। मुझे कोलकाता वापस जाना था। मुझे सच्चाई का पता लगाना था। 2 हफ्ते बाद मैं कोलकाता पहुंची। टजी कार मेडिकल कॉलेज बदल गया था। नई इमारतें, नए चेहरे, लेकिन वह पुराना गर्ल्स हॉस्टल अभी भी वहीं खड़ा था, जैसे समय ठहर गया हो। मैंने पहले कॉलेज के अभिलेखागार का दौरा किया। वहां 1980 के दशक के रिकॉर्ड्स खंगालने में कई दिन लग गए, लेकिन अंत में मुझे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। डॉ अमित सेठी वास्तव में एक प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन थे और मानसी उनकी छात्रा थी, लेकिन रिकॉर्ड्स में कुछ और भी था। मानसी ने कॉलेज के डीन को एक शिकायत पत्र लिखा था, जिसमें उसने डॉ सेठी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। यह शिकायत डॉ सेठी की मौत से ठीक 1 हफ्ते पहले दर्ज की गई थी। और एक और चौंकाने वाली बात, डॉ सेठी की ऑटोप्सी रिपोर्ट में बताया गया था कि उनकी मौत जहर से नहीं, बल्कि दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। तो क्या मानसी ने वास्तव में उन्हें जहर दिया था? मैंने कोलकाता के पुराने अखबारों के आर्काइव भी खंगाले। 13 दिसंबर 1985 के अखबारों में डॉ सेठी की मौत और मानसी के गायब होने की खबर छपी थी, लेकिन मानसी के शव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर मुझे एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। 25 दिसंबर 1985 के एक अखबार में एक छोटी सी खबर थी। हुगली नदी से एक अनजान महिला का शव बरामद हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी। क्या यह मानसी का शव हो सकता था? मैंने पुलिस रिकॉर्ड्स चेक करने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन में भी यही कहानी थी। डॉ सेठी की मौत को प्राकृतिक मौत माना गया था और मानसी को लापता घोषित किया गया था। हुगली नदी से मिले शव का कभी पहचान नहीं हो सकी थी और उसे अंततः दफना दिया गया था। लेकिन फिर मुझे एक और सुराग मिला। तत्कालीन इंस्पेक्टर सुरेश रॉय, जो अब रिटायर हो चुके थे, उन्होंने इस मामले की जांच की थी। मैंने उनसे मिलने का फैसला किया। सुरेश रॉय अब 70 के ऊपर थे, लेकिन उनकी याददाश्त अभी भी तेज थी। जब मैंने उनसे मानसी और डॉ सेठी के बारे में पूछा तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। वह एक अजीब केस था, उन्होंने कहा। दिखावे के लिए सब कुछ साफ था। डॉ सेठी की मौत प्राकृतिक थी और मानसी शायद आत्महत्या करके भाग गई थी। लेकिन मैंने पूछा। मुझे कभी यकीन नहीं हुआ। डॉ सेठी की मौत बहुत संदिग्ध थी। उनके शरीर पर कोई जहर के निशान नहीं मिले थे, लेकिन हमें उनके कमरे में एक कप चाय मिली थी, जिसमें एक अजीब पदार्थ था। हमारी लैब उस समय इतनी उन्नत नहीं थी कि हम उसकी पहचान कर पाते। और मानसी? मैंने पूछा। उसका शव कभी नहीं मिला। हाँ, हुगली नदी से एक शव मिला था, लेकिन उस जमाने में डीएनए टेस्ट नहीं होते थे। और मुझे एक बात बताने की हिम्मत नहीं हुई थी। उस शव के पेट में 3 महीने का बच्चा था। यह सुनकर मुझे झटका लगा। आप कह रहे हैं कि मानसी गर्भवती थी? सुरेश जी ने सिर हिलाया। हाँ, और हमें संदेह था कि यह बच्चा डॉ सेठी का हो सकता है। यही कारण था कि मानसी ने उन्हें शिकायत दर्ज करने की धमकी दी थी, और शायद इसी वजह से डॉ सेठी ने उसे मार दिया। मैंने पूरा किया। सुरेश जी फिर से सिर हिलाया। हम ऐसा ही सोचते थे, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। कॉलेज प्रशासन ने भी मामले को दबा दिया। वे नहीं चाहते थे कि उनके प्रतिष्ठित प्रोफेसर का नाम एक स्कैंडल में आए।
मैंने अपना सिर पकड़ लिया। इसका मतलब था कि मानसी ने डॉ सेठी को नहीं मारा था, बल्कि उसके साथ अन्याय हुआ था और अब उसकी आत्मा न्याय के लिए भटक रही थी। सुरेश जी, क्या आप यह सब कोर्ट में बयान दे सकते हैं? क्या हम अभी भी इस केस को दोबारा खोल सकते हैं? सुरेश जी ने मेरी ओर दयनीय नजरों से देखा। बेटा, अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। डॉ सेठी की पत्नी भी अब नहीं रही और न ही कोई अन्य गवाह, और कॉलेज प्रशासन अभी भी इस मामले को अपने इतिहास से मिटाना चाहेगा। तुम्हें सिर्फ इतना कर सकती हो कि मानसी की कहानी को सबके सामने लाओ, उसकी कहानी को बताओ। उस रात मैं वापस हॉस्टल गई। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने अपनी पुरानी दोस्त रीना को फोन किया, जो अब कोलकाता के ही एक अस्पताल में डॉक्टर थी। रीना ने मुझे देखते ही पहचान लिया। अंजलि, तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने उसे सारी बात बताई, प्रिया, मेरी जांच और वह सब जो मैंने जाना था। रीना ने ध्यान से सुना और फिर कहा, तो इसका मतलब है कि हमने जो उस डायरी में पढ़ा था वह झूठ था? हाँ, मैंने जवाब दिया। मानसी ने डॉ सेठी को नहीं मारा था, बल्कि शायद डॉ सेठी ने ही उसे मारने की कोशिश की थी, या फिर उसने खुद को मार लिया जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है और डॉ सेठी उसकी मदद नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करें? रीना ने पूछा। हमें मानसी की कहानी दुनिया के सामने लानी है, मैंने कहा, और इसके लिए हमें उस कमरे में जाना होगा, कमरा नंबर 403। रीना के चेहरे पर डर के भाव थे, लेकिन उसने मेरा साथ देने का फैसला किया। हम दोनों हॉस्टल गए और वार्डन से मिले। हमने उन्हें अपनी पहचान बताई और कमरा नंबर 403 देखने की अनुमति मांगी। वह कमरा अब बंद है, वार्डन ने बताया। पिछले साल से कई छात्राओं ने वहां अजीब अनुभव किए, इसलिए हमने उसे बंद कर दिया। लेकिन जब हमने अपनी कहानी उन्हें बताई तो वे हमें वहां ले गईं। कमरा नंबर 403 ठीक वैसा ही था जैसा हम याद कर सकते थे, छोटा, पुराना और एक अजीब सी ठंडक से भरा हुआ। खिड़की से अभी भी वही पुराना कब्रिस्तान दिखाई देता था। यहां कई साल से किसी ने नहीं रहा, वार्डन ने बताया। यहां तक कि सफाई कर्मचारी भी इस कमरे में आने से डरते हैं। हमने कमरे की अच्छी तरह जांच की। सब कुछ धूल से ढका हुआ था। फिर मुझे एक विचार आया, क्या हम फर्श के नीचे देख सकते हैं? मैंने वार्डन से पूछा। वार्डन ने अजीब सा मुंह बनाया, लेकिन हमारी मदद के लिए एक वर्कर को बुलाया। हमने फर्श के एक कोने की कुछ लकड़ियां हटवाईं और वहां हमें एक छोटा सा गड्ढा मिला। उसमें एक पुरानी डायरी थी, वही डायरी जो हमने उस रात देखी थी। लेकिन यह डायरी वैसी नहीं थी जैसी हमने पढ़ी थी। यह एक वास्तविक डायरी थी जिसमें मानसी ने अपनी पूरी कहानी लिखी थी। डॉ सेठी के साथ उसका प्रेम प्रसंग, उनका वादा कि वे अपनी पत्नी से तलाक लेकर उससे शादी करेंगे, उसका गर्भवती होना और फिर सच्चाई का पता चलना कि डॉ सेठी ने उसके साथ धोखा किया था। डायरी के अंतिम पन्नों पर मानसी ने लिखा था, आज मैंने डॉमी सेठी को सच बताया, मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूं। मैंने उनसे कहा कि या तो वे अपनी पत्नी को सच बताएं और मेरे साथ शादी करें, या फिर मैं कॉलेज प्रशासन को सब कुछ बता दूंगी। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वे मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। मैंने उन्हें बताया कि मैंने पहले ही डीन को एक शिकायत पत्र लिख दिया है। आज रात डॉ सेठी मेरे कमरे में आए हैं। वे मुझे मना रहे हैं कि मैं अपनी शिकायत वापस ले लूं, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। अब बहुत हो गया। मैं जानती हूं कि कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। वे एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं और मैं सिर्फ एक छात्रा, लेकिन मैं सच के लिए लड़ूंगी। तो सेठी ने मेरी चाय में कुछ मिलाया है। मुझे शक है कि यह जहर है। क्या वे मुझे मारना चाहते हैं?
या सिर्फ मुझे बेहोश करके मेरा बयान बदलवाना चाहते हैं? मैं नहीं जानती, लेकिन मैं वह चाय नहीं पीऊंगी। इसके बजाय मैं उनकी बातें रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो यह डायरी मेरी गवाह रहेगी। मैं इसे फर्श के नीचे छिपा दूंगी, जहां कोई इसे नहीं ढूंढ सकेगा। यह डायरी के अंतिम शब्द थे। हम सब स्तब्ध रह गए। इसका मतलब है कि डॉ सेठी ने उसे मारने की कोशिश की थी, रीना ने कहा। और शायद जब यह प्लान फेल हो गया तो उन्होंने उसे हुगली नदी में फेंक दिया। हाँ, मैंने कहा। और इसलिए मानसी की आत्मा अभी भी शांति नहीं पा सकी है। वह चाहती है कि उसकी कहानी सबको पता चले और उसे न्याय मिले। हमने यह डायरी पुलिस को सौंप दी और अपनी पूरी कहानी बताई। पुलिस ने एक नई जांच शुरू की और इस बार उन्होंने सच्चाई को छिपाने की कोशिश नहीं की। अगले कुछ महीनों में पुराने रिकॉर्ड्स की जांच की गई और डॉ सेठी के खिलाफ अन्य शिकायतें भी सामने आईं। डीन के पुराने पत्रों से पता चला कि उन्होंने मानसी की शिकायत को दबा दिया था क्योंकि डॉ सेठी ने उन्हें रिश्वत दी थी। अंत में, हालांकि डॉ सेठी अब जिंदा नहीं थे, कोर्ट ने उन्हें मानसी सेन की हत्या का दोषी माना। मानसी को मरणोपरांत न्याय मिला। हमने फैसला किया कि हॉस्टल के बगल में एक छोटा सा स्मारक बनाया जाए जिसमें मानसी की कहानी और उसके साथ हुए अन्याय के बारे में लिखा हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और छात्राएं अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में डरे नहीं। उस रात के बाद से मैंने कभी भी मानसी की आत्मा को नहीं देखा, लेकिन कभी कभी जब मैं अकेली होती हूं और बारिश की बूंदें खिड़की पर पड़ती हैं, मुझे लगता है जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, धन्यवाद। रीना अब भी कोलकाता में है और हर साल 12 दिसंबर को हम दोनों मानसी के स्मारक पर एक दिया जलाते हैं। प्रिया भी अब ठीक है, उसके सपने बंद हो गए हैं। वह अब एक एक्टिविस्ट है जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती है। और मैं अब अपने पेशेंट्स को सिखाती हूं कि कभी कभी हमारे डर और भूत सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं होते, कभी कभी वे हमारे आसपास की दुनिया में होते हैं, अन्याय, भेदभाव और दमन के रूप में। और उन्हें हराने का एकमात्र तरीका है सच्चाई का सामना करना और उसके लिए लड़ना। क्योंकि जब तक न्याय न मिले, कोई भी आत्मा शांति से नहीं सो सकती, न मृतकों की न ही जीवितों की। यह थी आज की कहानी, मौन रात्रि। यह एक सच्ची घटना पर आधारित है, हालांकि नामों और स्थानों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है, लेकिन कभी कभी उस अंधेरी रात में कुछ ऐसा छिपा होता है जो सुबह के उजाले में भी साथ रहता है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा और सावधान रहें।